हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 750 से लेकर हम 800 तक के क्वेश्चन आज इस सीरीज में लेकर आए हैं और आशा रखती हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन करने से फ़ायदा मिल रहा होगा। आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो काव्य ग्रंथ हैं उनको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है प्रेम मल्लिका, आनंद अरुणोदय, प्रेम पुष्पावली और प्रेम संपत्ति लता। सूची 2 में दिया गया जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या भारतेंदु हरीशचंद्र। सही मिलान करके नीचे कूट दिया गया है, सही कूट का चयन कर आंसर देना है। और दोस्तों बार बार कहना ना पड़े, आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य आंसर दें। अपना सही आंसर चूज करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए। आप सभी जानते ही हैं, यदि हमसे पूछा जाता है देखो कि प्रेम मल्लिका किसकी है, प्रेम मल्लिका के रचनाकार कौन है आपके, किसकी है, भारतेंदु हरीशचंद्र की। कोड से याद करवा रखा है, आपको अच्छे से याद आ गया होगा। आनंद अरुणोदय किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रेम पुष्पावली किसकी हो जाएगी, आनंद अरुणोदय किसकी है, सॉरी प्रेमघन की है। और प्रेम पुष्पावली किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की होती है। और संपत्ति लता किसकी है आपके, ठाकुर जगमोहन सिंह की है। याद आया होगा कि ठाकुर जगमोहन सिंह की हमने कोड बनाया था कि 3 प्रेम संपत्तियाँ होती हैं, है ना, श्यामलता, देवयानी और तीसरी कौन सी होती है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। तो ये 3 संपत्तियाँ होती हैं, यानी 4 रचनाएं इनकी हैं कि जो ठाकुर जगमोहन की 3 प्रेम संपत्तियाँ होती है, एक प्रेम लता होती है और एक देवयानी होती है और एक कौन सी होती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये रचनाएं इस प्रकार से सभी का कोड आपको बनवा रखा है। प्रेम मल्लिका किसकी है आपके, भारतेंदु हरीशचंद्र की संपूर्ण रचनाओं का कोड आपको बनवाया हुआ है। जिसने पेड क्लास ली है वो उनको याद आ गया होगा कि भारतेंदु की संपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे चला जाता है। विकल्प है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते हो कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको चला गया, रामानंद को, है ना। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। विकल्प है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा या प्रेमाश्रय शाखा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार थी, ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार थी। ये संत सहजोबाई थी, यानी संत शाखा की जो रचनाकार है वो सहजोबाई थी। और सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई के साथ ही दूसरी कौन आती है आपकी, दयाबाई भी आती है। ये दोनों ही संत थी, संत समाज से थी। और जो सहजोबाई है इनकी एक रचना हमसे बहुत बार पूछी जाती है कि सहजोबाई की प्रमुख रचना कौन सी थी, तो सहज प्रकाश इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, सहज प्रकाश। और सहजोबाई जो थी इन्होंने सहज साधना पर बल, सहज प्रकाश के अंतर्गत इन्होंने सहज साधना पर बल दिया था, सहज साधना पर बल दिया था। और ये जो थी सहजोबाई और दयाबाई दोनों किसकी शिष्या थी, चरणदास की शिष्या थी। एक ही जो संत हुए हमारे चरणदास, तो चरणदास की ये शिष्या थी सहजोबाई भी और दयाबाई भी दोनों ही। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। विकल्प दिया गया, विकल्प आपके समक्ष दिया गया है रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ और माधवाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? आंसर सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी। याद नहीं रहता है तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा कि जो रूप होता है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है? उज्ज्वल होता हुआ चला जाता है। तो रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि है। रूप गोस्वामी और एक है आपका जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ये दोनों ही कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। और कहा जाता है कि मीरा की जो भेंट हुई थी वो किससे हुई? जीव गोस्वामी से हुई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन जाया करते हैं। दोनों कृष्ण भक्त कवि थे। अगला क्वेश्चन है, चंदायन किस कवि की रचना है? विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या मुल्ला दाऊद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, मुल्ला दाऊद। चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। और इसको मुल्ला दाऊद चंदायन जो है इसका रचनाकाल माना जाता है 1379 का। और इसे प्रथम रचना माना है, चंदायन को प्रथम रचना किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम रचना माना चंदायन को। इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1379 ईस्वी का है। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये सभी हमने कोड से अच्छे से याद कर रखी हैं कि किसने किस सूफी रचना को प्रथम रचना माना। तो जिसने पेड क्लास ली उसे अच्छे से याद आ गया होगा भाई कि राम की जो पत्नी थी वो मूल रूप से कैसी थी? चंदा के जैसी थी। राम की पत्नी यानी राम से याद रहेगा हमें किसने? रामकुमार वर्मा ने माना। मूल से याद रहेगा किसकी रचना थी? मुल्ला दाऊद की। कैसी थी? चंदा के जैसी थी, याद रहेगा चंदायन। यानी चंदायन जो रचना थी ये मुल्ला दाऊद की रचना थी और इसे प्रथम माना किसने? रामकुमार वर्मा ने। इसी तरह से कुतुबन की रचना है ना, मंझन की रचना, जैसी की रचना, इन सभी को हमने कोड से अच्छे से याद कर रखा है, याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आपके समक्ष दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही और कौन सा गलत है ये निर्धारित करके नीचे जो विकल्प दिए गए इनके आधार पर आंसर देना है। ए है छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ब है छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। ए और ब दोनों सही हैं। दूसरा विकल्प है ए गलत और ब सही है। तीसरा है ए पूर्णतः और ब अंशतः सही है। चौथा है ए और ब दोनों अंशतः सही हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी हो जाएगा। ए पूर्णतः सही और ब अंशतः सही है। ए पूर्णतः सही है और ब आपका अंशतः सही है। देखिए ए कहता है कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही है कि जो छायावाद है वो क्या है? काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? छायावाद कहलाती है। वह कहता है कि छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनका सीधा संबंध का अर्थ है कि केवल स्वाधीनता आंदोलन से ही इसका संबंध है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इनका संबंध है लेकिन सीधा संबंध नहीं है, इसलिए ये अंशतः सही है, पूर्णतः सही नहीं है। और हमारा आंसर जो था वो क्या हो गया? सी हो गया। ए पूर्णतः सही है और जो सी है वो क्या है आपका? अंशतः सही है। ब है वो अंशतः सही है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? विकल्प है सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन या हिंदी प्रदीप। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर सभी जानते ही हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए, सरस्वती पत्रिका से। कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था? सरस्वती पत्रिका में किया गया। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है ये आपका 1900 ईस्वी से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से माना जाता है। 1900 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन किया था वो चिंतामणि घोष ने किया। किसने किया? चिंतामणि घोष। लेकिन 1903 के अंतर्गत इसका कार्यभार किसने संभाल लिया था? एम द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका कार्यभार संभाला था। यह काशी से निकलने वाली कैसी थी? एक मासिक पत्रिका थी। सरस्वती कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। और काशी से निकलने वाली कैसी थी? एक मासिक पत्रिका थी। तो ये भी कई बार हमसे मैच करवाने के लिए दे देता है कि कौन सी पत्रिका कैसी पत्रिका थी या कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जिसने पेड क्लास ली है उनको अच्छे से याद भी होगा। सभी का प्रकाशन वर्ष, उनका प्रकार और उनका प्रकाशन स्थान आपको करवाया हुआ है और उसके संपादक भी करवाए हुए हैं। याद आया होगा सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? विकल्प है कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद या इलाहाबाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जो कल्पना पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष आता है, ये जो कल्पना पत्रिका थी यह पत्रिका आपकी 1949 से प्रकाशित होने लगी थी। 1949 से प्रकाशित होने लगी कल्पना पत्रिका, हैदराबाद से निकलती थी। और इसके जो प्रकाशक थे वो आर्य इंद्र शर्मा माने जाते हैं। आर्येंद्र शर्मा, आर्येंद्र शर्मा माने जाते हैं। कैसी पत्रिका थी? ये द्विमासिक पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा। द्विमासिक यानी 2 मास में एक बार निकलती थी, द्विमासिक पत्रिका थी। 1949 में इसका प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? आर्येंद्र शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? विकल्प है सत्यप्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सत्यप्रकाश मिश्र। जो माध्यम पत्रिका है इसके प्रकाशक कौन थे? सत्यप्रकाश मिश्र थे। सत्य के माध्यम से ही हम क्या डालते हैं? प्रकाश से डालते हैं। अगर हमें प्रकाश डालना हो तो किसके माध्यम से? सत्य के माध्यम से डालते हैं। यानी सत्यप्रकाश मिश्र की पत्रिका थी कौन सी? माध्यम पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। जो कवि दिए हैं कालक्रम के अनुसार इनको सही क्रम में एडजस्ट करना है। विकल्प है चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और पद्माकर। इन सभी को सही विकल्प के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, सभी जानते ही हो। केशवदास का जन्म कब का था? 1555 का था। उसके बाद आए मतीराम का जन्म कब का था? 1604 का। चिंतामणि का जन्म कब का था? 1609 का। और पद्माकर का जन्म कब माना जाता है? 1753। पद्माकर कब के थे? 1753 की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे केशवदास का हर जगह आपको 1555 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मतीराम है इसका जन्म कहीं कहीं हमें 1617 भी मिलता है।
1617 भी मिलता है मतीराम का, लेकिन अगर 1617 लेते हैं तो कोड सही नहीं होता है। और कुछ बुक ऐसी हैं जहाँ पर हमें मतीराम का जन्म 1604 भी मिलता है। तो ये जो कोड बनाया गया है ये 1604 के अनुसार ही बनाया गया है। उसके बाद चिंतामणि है, चिंतामणि की हमें मिलती है 1600। चिंतामणि की अधिकतर बुकों में जो चिंतामणि है उसकी डेट क्या मिलती है, हमें 1600 मिलती है। लेकिन अगर 1600 लेते हैं तब भी हमारा जो कोड है वो सही नहीं बैठता है। कुछ बुक्स ऐसी हैं, जो कुछ राइटर ऐसे हैं जिन्होंने चिंतामणि की रचना 1609 में दी है। जैसे अगर हम उठाते हैं पांडे जी को, तो पांडे की, सरस्वती पांडे की जो बुक उठाते हैं तो उसके अंतर्गत चिंतामणि की 1609 ही दी गई है। तो इसके आधार पर हम चिंतामणि को 1600 या 1609, हमें ध्यान रखना है कि चिंतामणि की डेट ऑफ बर्थ अगर एडजस्ट करवाए तो या तो 1600 के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी या फिर 1609 के अनुसार एडजस्ट होगी। और पद्माकर हर जगह आपको 1753 का ही मिलता है। दो डेट पे हमें ध्यान देना है। मतीराम का जो जन्म है वो 1617 मिलता है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं, जैसे अगर मैं राजस्थान की बुक्स उठाती हूँ तो राजस्थान की जो लक्ष्य की बुक है उसके अंतर्गत दिया गया है कि मतीराम का जन्म कब का है। मतीराम का जो जन्म है ये 1604 का है। और जो चिंतामणि है, चिंतामणि का जो जन्म है ये अगर हम पढ़ने में देखते हैं तो 1609 मिलता है, बाकी हर जगह हमें 1600 मिलता है। तो हम दोनों डेट हमें याद रखनी है, जैसा भी कोड हमारे समक्ष आएगा हम उसी के अनुसार आंसर बना देंगे। क्योंकि अगर हम ये लेते हैं कि जो मतीराम है 1617 है और चिंतामणि 1600 है, तो इसमें से कोई भी जो कोड है वो हमारा आंसर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसके अनुसार हमारा सही कोड बनता है तो हम इसी के अनुसार आंसर दें। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। क्वेश्चन है सही कृति क्रम को पहचानिए। विकल्प है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा, उसका चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, जैसे पल्लव, सबसे पहले पल्लव आ जाएगा। इसमें पल्लव का क्या है 1928, आप सभी जानते हो पल्लव कब का है 1928 में प्रकाशित हुआ, जिसके रचनाकार कौन थे, सुमित्रानंदन पंत थे, और जिसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। उसके बाद आई गुंजन। गुंजन कब का है, काव्य संग्रह है कब का 1932 का। देखिए पल्लव यहाँ लिख देती हूँ, पल्लव 1928 का है। गुंजन कब का है 1932 का है। उसके बाद युगांत कब का है युगांत, ध्यान दीजिएगा इधर इसके अकॉर्डिंग देते हैं हम। जो पल्लव है ये कब का 1928 का, जो गुंजन है ये 1932 का, युगांत रचना कब की है 1936 की है। युगांत 1936 की जानते ही हो आप सभी। और जो युगवाणी है ये कब की है 1949 की रचना है। तो विकल्प हमारा ए हो जाएगा। पल्लव कब की है 1928, गुंजन कब की है 1932 की, युगांत कब का है 1936 और युगवाणी कब की है 1939 की है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है दोस्तों, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे साथ है, समक्ष है। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। जो आचार्य दिए गए हैं इनको कालक्रम के अनुसार हमें सही निर्धारित करना है। जन्म कर्म नहीं दिया गया है दोस्तों, याद रखिए कालक्रम दिया गया है। इट मीन्स इनकी रचनाओं का जो प्रकाशन काल है उसके आधार पर हमें इन्हें एडजस्ट करना है। तो ये आपके समक्ष विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में है भामय, दंडी, आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते ही हैं, क्या हो जाएगा
डी हो जाएगा। सबसे पहले भरत आ जाएंगे, कौन सी सदी के हैं भरत मुनि, दूसरी सदी के हैं। भामह आ जाता है, प्रकाशन वर्ष छठी सदी माना जाता है। कुंतक का 10वीं सदी माना जाता है। जगन्नाथ का 17वीं सदी माना जाता है। तो ये जो सभी हैं ये अच्छे से कोड से आप सभी को याद करवा रखे हैं कि भरत मुनि, भामह, कुंतक, जगन्नाथ जितने भी हैं वो सारे आपको कोड से अच्छे से याद करवा रखे हैं कि भामह छठी सदी के होते हैं, है ना। फिर आगे के राइटर आ जाते हैं। कुंतक को देखें तो ये 10 प्रकार से धन प्राप्त करने के लिए बकर बकर करता रहता है, यानी धनंजय है। और बकरोक्ति संप्रदाय किसका था, कुंतक का आ जाता है। तो ये सभी जो हैं ये हमें गुप्त रूप से तो अभिनव गुप्त आ जाती है, ये सभी 10वीं के हैं। तो ये कोड बनाकर आपको याद करवा रखा है, याद आ गया होगा। जगन्नाथ ही जो है जगत के नाथ बन जाते हैं 17वीं सदी में, है ना। तो ये सभी शारदा तनय थी, जिसको हम दादी जी बनाया था, दादी जी शारदा तनय होती हैं, 13वीं सदी की हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो सभी रचनाएं हैं आपको कोड से अच्छे से याद भी करवा रखी हैं। याद आ गया होगा कोड। तो भरत मुनि सबसे पहले हो जाएंगे, दूसरी सदी के, फिर भामह, फिर कुंतक और फिर जगन्नाथ। इनकी रचनाएं भी आपको अच्छे से कोड से याद करवा रखी हैं, तो याद आ ही गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सी सही है। ये जो कृतियाँ दी गई हैं इनको कालक्रम के अनुसार हमें एडजस्ट करना है और कौन सा विकल्प सही है वो आंसर देना है। दोस्तों विकल्प सभी अलग अलग हैं इसलिए मैंने बोला नहीं है, आप स्क्रीन पे देखिएगा और फिर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सभी जानते हो। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, पल्लव है। पल्लव कब का है, 1928 का। उसके बाद परिमल है, परिमल कब की है, 1930 की रचना है। लहर, लहर कब की है, 1933 की रचना है। और नीरजा कब की है, 1935 की रचना है। तो यही जो विकल्प है ये सही दिया गया। बाकी सभी में आप जानते हो कि उल्टा सीधा क्रम है, केवल बी के अंदर सही दिया गया है। पल्लव किसकी है, पल्लव किसकी है, पंत की है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। परिमल किसकी थी, निराला जी की थी। अगर लहर कहें तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। नीरजा पूछे तो किसकी, महादेवी वर्मा की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देशन कीजिए। कि जो रचनाकार दिए गए हैं कालक्रम के अनुसार इनको सही एडजस्ट करना है। विकल्प दिया गया दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध। इनको जन्म कर्म के अनुसार आपको सही एडजस्ट करना है। सही आंसर का चयन करके आंसर दीजिए। जी आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप सभी जानते ही हो। सबसे पहले कौन आ जाएंगे, बच्चन जी। बच्चन जी का जो जन्म था कब हुआ था, 1907 में हुआ। दिनकर का कब हुआ था, 1908 में हुआ। मुक्तिबोध कब के हैं, 1917 के हैं। और अज्ञे जी कब के हैं, 1911 के हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे समक्ष नहीं बन रहा है, इसलिए हमने आंसर क्या चुना, बी चुना। पता है सबसे पहले कौन आएंगे, बच्चन जी ही आएंगे। बच्चे 1907 के थे, ये याद भी आपको अच्छे से करवा रखा है। दिन कितने बजे निकलता है, 8 बजे निकलता है। मुक्ति कब मिलती है, 17 साल की उम्र में मिल जाती है। और ये सभी जो अज्ञानी हैं, नागे हैं, नागे अज्ञानी, ये सभी लोग ही 11 के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सी सही हैं। कुछ कृतियाँ दी गई हैं, कालक्रम के अनुसार हमसे पूछा गया कौन सी सही हैं। विकल्प है वीणा, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। दूसरा विकल्प है निहार, रश्मि, दीप शिखा, संध्या गीत। तीसरा है गीतिका, कुकुरमुक्ता, बेला, अर्चना। और चौथा है प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी के लिए आंसर देना भी अनिवार्य है। आंसर दीजिए।
आंसर हमारा हो जाएगा सी, सभी जानते हो। गीतिका कब की है आपकी? जो गीतिका है ये 1936 की रचना है, 1936। कुकुरमुक्ता कब की है? 1942 की रचना है। बेला कब की है? 1946 की है। और अर्चना कब की है? 1950 की रचना है। देखिए ये विकल्प हमारा सही है। बाकी सभी में अगर हम देखते हैं तो लोकायतन बाद में आएगा और कला और बूढ़ा चांद इससे पहले आ जाएगा, इसलिए इसका क्रम गलत हो गया। अगर हम सेकंड में देखते हैं तो सेकंड में देखें तो दीपशिखा बाद में आएगी और संध्या गीत पहले आ जाएगा, इसलिए विकल्प गलत है। प्रेम पथिक में देखें तो आप सभी जानते हो कि झरते हैं आंसू और लहर बहती है कामायनी तक, तो इसमें आंसू और लहर जो है ये गलत दिया हुआ है, आंसू पहले आना था और लहर बाद में आनी थी। तो ये सभी विकल्प हमारे गलत थे, केवल सी सही था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? विकल्प दिया गया है सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, जैसे सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कब का है? 1911 का है। उसके बाद है सुखमय जीवन के बाद दो बांके कब का है? 1936 का। शरणार्थी सभी को याद ही होगा कब का है? 48 का, 1948 का। और ठुमरी कब का है आपका? ठुमरी कब का है? 1959 का। ठुमरी है 59 का, 1959 का। अब देखिए सुखमय जीवन है किसका, तो आपको याद आ जाना चाहिए। सुखमय जीवन किसका है? गुलेरी जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। दो बांके किसका है? भगवती चरण वर्मा का। शरणार्थी किसके हैं? अज्ञे का है। ठुमरी किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? विकल्प दिया गया दादू, कबीरदास, सुंदरदास या मलुकदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कबीरदास, दादू, मलुक, सुंदरदास, है ना। तो ये सभी हमने कोड बनाया था, संत कवि हैं। और इस संत कवियों का कोड बनाया था कि रामानंद दास कबीर होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलकर संत बन जाते हैं, है ना। ये संत निपट निरंजन दादू दयाल के दरबार में रहते हैं। दादू आया, दादू दयाल के दरबार में रहते हैं, रज लगाते हैं और मल्लुक लाल सुंदर बन जाते हैं। तो कोड से भी आपको सभी को याद होना चाहिए, ये आंसर निकल जाएगा। डेट से याद करते हो तो चाहे डेट से निर्धारित कर दीजिएगा, डेट से हो जाएगा। जैसे कबीरदास कब के हैं? 1398 के हैं आपके। दादू कब के हैं? 1544 के हैं। मलुकदास कब के हैं आपके? तो मलुकदास 1574 के हैं। और सुंदरदास कब के हैं? ये आपके 1996 के हैं, 1996 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो रचनाएं हैं ये आपकी एडजस्ट हो जाएंगी और डी आंसर आ जाए। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, 1996 नहीं है, ये कब के हैं आपके? ये सुंदरदास कब के हैं? ये 1596 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्ति आपके समक्ष दी थी। जैसे पहला दिया नैया बिच डूबती जाए, ये किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है, ये आपको देना है। आगे और भी पंक्तियाँ दी गई हैं, चलो हम इन पंक्तियों के आधार पर निर्धारित करते हैं। नीचे हमें कूट दे रखा है इन पंक्तियों का, कि सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए कौन सी पंक्ति किसकी है। दूसरी पंक्ति है अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम। तीसरी है गुरु सुवा जेई पंथ दिखावा। चौथी है तब लग ही जीवो भलो दबो होए न धीम। तो ये पंक्तियां हैं किसकी? आपके समक्ष विकल्प दिया गया कबीरदास, खुसरो, जायसी, मलुकदास, और नीचे कूट दिया गया है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार। आप सभी जानते हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसकी है, किसकी रचना है, मलुकदास। किसकी पंक्ति है आपकी, मलुकदास की है। और मलुकदास की है तो हमें देखना है कि बी के अंदर 5, अब बी में अगर 5 देखते हैं तो केवल एक ही विकल्प में दिया गया है, बी में 5 किस में, बी में ही दिया गया है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया कि एक तरफ तो हमें रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उसके कवि दिए गए, हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट। सूची 2 में है जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, कुतुबन या मंझन। आपको सही मिलान करके नीचे कूट दिया गया है, इस कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी। आप सभी जानते ही हैं, एक बार मिलान कर देते हैं। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है ना। मृगावती किसकी रचना है आपके, कुतुबन की है कि वन में क्या चराए जाते हैं, मृग चराए जाते हैं। उसके बाद है मधुमालती, तो मधुमालती किसकी है आपके, मंझन की है। यदि आप मंजन करते हो तो मधुर लगते हो। चंदायन, चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की है। कोड अभी बता के ही आए थे ना, मूल रूप से चंदा के जैसी। उसके बाद अखरावट, अखरावट जानते ही हो, एक ये कहें कि अखरावट जो है वो जायसी की रचना है, और जायसी का क्या है, अखरावट एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी इसकी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ एक देवनागरी अक्षरों का वर्णन यहाँ किया गया है अखरावट में, तो एक ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है जायसी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें जो कूट दिया गया है उस सही कूट का चयन कर आंसर देना है। ऊपर हमें 2 कोड दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए कि किस रचना के अध्याय को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। ध्यान दीजिए। सूची 1 में है समय, कांड, खंड, सर्ग, और सूची 2 में है साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और कबीर ग्रंथावली। आपको सही मिलान करना है कि किसके अध्यायों को क्या कहा जाता है और आंसर देना है। दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से कहना चाहेंगे कि अवश्य आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए और सभी कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे कि क्या चुना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग आंसर क्यों नहीं देते, मुझे समझ नहीं आती। अरे हम लोग ऐसे होने चाहिए कि यदि एक ही क्वेश्चन भी हमें आया ना तो एक अपार खुशी होती है, और ये मैं जानती हूँ आपको भी खुशी होती है। यदि एक क्वेश्चन हमारा ठीक होता है तो एक जो खुशी होती है उसका शायद हम बयां नहीं कर सकते, और एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसका दुख जो हमें होता है हम उसको भी बयां नहीं कर सकते। दोस्तों कहा गया अगर खुशी है कि तो सबके साथ बांटिए, खुशी बांटने से बढ़ती है और हमें बांटनी भी चाहिए, तो हमें आंसर देना चाहिए, और दुख भी हमें बांटना चाहिए। अगर दुख है तो उसको भी हमें शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि कोई हमदर्द मिल जाए और हमारे दुख को कम कर दे। तो दोस्तों कम से कम चलो कोई ना भी मिले, दुख को कम करने वाला न भी हो, फिर भी यदि हम अपने दुख को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो हल्का हो जाता है, हमारे दुख की जो रेंज है वो कम हो जाती है और हमारा हृदय उससे कम पीड़ित रह पाता है। तो इसके अपने लिए ही सही आंसर अवश्य दीजिए प्रत्येक क्वेश्चन का, और जब आपको आंसर आता है और आप आंसर देते हैं ना तो बहुत अधिक खुशी होती है, और वही खुशी रियल में आनंद है। किसी धन से, किसी पैसे से कभी आनंद नहीं मिलता। जो क्वेश्चन करके जो क्वेश्चन सही होते हैं, आप जानते हो जब नेट का एग्ज़ाम आता है ना और ये जब स्टूडेंट आंसर की मिलाते हैं, और मैं भी आपको रियल बताती हूँ, जब मैं भी
पेपर देती थी तो उस समय क्या होता था कि आंसर की मिलाई जाती थी। जब आंसर की आती और हम आंसर मिलाते तो एक एक क्वेश्चन पर जान अटकी होती थी। आपने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा। अगर कोई पहली बार दे रहा है तो जब आंसर की आएगी ना तब महसूस करेगा, लेकिन ये कब होता है जब हम मेहनत करके जाते हैं। अगर B4 बजरंगबली लगाना है ना तो फिर कुछ नहीं होता, फिर तो ठीक है, जितने ठीक हुए जितने ठीक है, गलत हुए जितने ठीक गलत है। लेकिन वास्तव में अगर कोई मेहनत करके जाता है तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर जान अटकी होती है। जब एक गलत होता है तो सारा ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर का ब्लड सूख गया। जब एक सही होता है तो इतनी खुशी मिलती है कि पता नहीं सबको बता दें उस समय कि ये मेरा सही हुआ है। दोस्तों, ये कंडीशन हर व्यक्ति के साथ होती है, इसको मैंने झेला है और मैं जानती हूँ कि हर कोई झेल रहा होगा। तो भाई, खुशी है तो उसे आप जाहिर कीजिए, दुख है तो भी उसे शेयर कीजिए। अतः आपको आंसर अवश्य देना चाहिए। देखिए, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है समय। किसको समय कहा जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पृथ्वीराज रासो है इसके अध्यायों को क्या कहा जाता है? समय। बहुत जगह ये आपको सर्ग लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को समय कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कांड। कांड किसको कहा जाता है? कांड होते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है इसके अध्यायों को कांड कहा जाता है। जैसे बालकांड है ना, उत्तरकांड है, इनको कांड कहा जाता है। उसके बाद है खंड। खंड किसको कहा जाता है? पद्मावत। जो पद्मावत के अध्याय हैं उनको क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। और सर्ग किसमें होते हैं? आपके सर्ग किसमें होते हैं? साकेत में। साकेत में सर्ग माने जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। जो आलोचक हैं उनके साथ हमें सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है बिहारी सतसई, दूसरा है देव और बिहारी, तीसरा है बिहारी और चौथा है बिहारी और देव। सूची 2 में दिए गए हैं लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप सभी जानते ही हैं, आपको अच्छे से करवा रखा है कि बिहारी सतसई जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो किसका है? आपका बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा का है। उसके बाद देव और बिहारी किसका हो जाएगा? कृष्ण बिहारी मिश्र का। कृष्ण क्या थे? देव थे, तो देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का हो जाएगा। उसके बाद बिहारी, बिहारी किसका है आपका? बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। बिहारी और देव किसका है? लाला भगवान दीन की है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद भी करवा रखिए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चित्राधार किसकी रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या रामेश्वर शुक्ल अंचल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। चित्राधार रचना किसकी है? सभी जानते ही हो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कब की है? तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। चित्राधार कब की है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 की रचना है। और कैसी है ये? आपकी ब्रज भाषा में रचित रचना है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी 10 रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा की हैं, जो किसके अंतर्गत संकलित की गई हैं? चित्राधार में। चित्राधार एक ही काव्य संग्रह है जिसमें 10 ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? विकल्प है 1880 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा सी 1873 ईस्वी। देखिए 1873 ईस्वी में भारतेंदु जी ने एक कालचक्र इतिहास डायरी लिखी थी। कालचक्र इतिहास डायरी थी, उसके अंदर इन्होंने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली कब? 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? विकल्प है आत्मजयी, अग्निलिख, भूमिजा, रश्मिरथी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और आशा रखूंगी कि आप सभी कमेंट करके अवश्य आंसर दें। आंसर हो जाएगा हमारा बी, अग्निलिख। अग्निलिख है ये राम कथा पर आधारित है। अग्निलिख का जो प्रकाशन वर्ष था वो क्या था आपका? 1976 का था। और किसकी रचना थी अग्निलिख? भारत भूषण अग्रवाल की रचना थी। भारत भूषण अग्रवाल की अग्निलिख जो राम कथा पर आधारित है, आप सभी जानते ही हो। और रश्मिरथी देखें तो किस पे है? कर्ण पे आधारित है। भूमिजा देखते हो तो किस पर आधारित है? आपकी सीता पर आधारित है। इसी तरह से केवल जो राम कथा पर आधारित है यह कौन सी है? अग्निलिख है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? विकल्प दिया गया शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, जयदेव नारायण शाही और देवराज। छायावाद का पतन किसकी कृति है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। छायावाद का पतन जो कृति है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज हैं। ये डॉक्टर देवराज की रचना है। थोड़ा सा बता देते हैं कि छायावाद की अगर प्रथम रचना पूछी जाए ना कि छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो वो आती है कुररी आती है। कुररी रचना है। कुररी के प्रति रचना है किसकी? मुकुटधर पांडे जी की है, जो पहली छायावाद की जो प्रथम रचना है। छायावादी प्रथम रचना नहीं है, छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। कुररी के प्रति किसकी है? मुकुटधर पांडे की। लेकिन जो छायावाद का पतन है ये किसकी है? देवराज की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? विकल्प दिया गया रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा सी, शमशेर बहादुर सिंह। आप सभी जानते हुए कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि ये नहीं है। बाकी सभी तार सप्तक का कोड आपको अच्छे से याद करवाया था कि यज्ञ राम का करने से मुक्ति, यज्ञ पहला अज्ञ हो गया जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन ही किया था, और ये 7 कवियों में भी सम्मिलित थे। तो पहले अज्ञ जी हो गए, फिर यज्ञ राम का तो रामविलास शर्मा जी हो गए, करने से मुक्ति मिलती है तो गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, नाम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और गिरजाघर में भी सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशोगान बढ़ेगा। तो भारत भूमि से क्या हो गया? भारत भूषण अग्रवाल जी हो गए। कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह इसमें नहीं है, जो दूसरे सप्तक के अंदर आते हैं, जिसका कोड भी आपको याद आ गया होगा। शमशेर बहानी शकुंतला हरिनारायण की पूजा करते हैं और धर्मवीर जो है वो रघुवीर की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोड बनाया था। ये सभी दूसरे सप्तक के कवि हैं, सभी को याद आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या गोस्वामी गोकलनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर आप सभी जानते हो। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है? गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है, लेकिन इसके बारे में भी संदेह बहुत अधिक पाया जाता है। फिर भी जो है वो गोस्वामी गोकुलनाथ की ही रचना मानी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता दोनों ही किसकी हैं? गोकुलनाथ की हैं। देखिए गोकुलनाथ जी जो हैं, इस जो 84 वैष्णव की वार्ता है इसके अंतर्गत तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन दिया गया है, और जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसके अंतर्गत किसका दिया गया है? वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठल। तो उसके अंदर क्या दिया गया है? विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो वल्लभाचार्य थे इनके शिष्यों की संख्या भी कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। इसलिए इनके जो 84 शिष्य थे उनका वर्णन 84 वैष्णव की वार्ता में है। और विट्ठल के शिष्य कितने थे? 252। तो इनका वर्णन भी किसी 252 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत किया गया है। दोनों रचनाएं किसकी थी? गोकुलनाथ की रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? जो आल्हा खंड है उसके अंदर जो आल्हा गाया जाता है वो किस ऋतु में गाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं आपको विकल्प ना दूं तब भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। सभी कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिन लोगों को याद नहीं है उसके लिए विकल्प दे देते हैं। ये हमारे समक्ष विकल्प दिए गए हैं: ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। आंसर क्या आ जाएगा? वर्षा ऋतु। जो आल्हा है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और जो ये जगनिक की रचना थी आल्हा खंड, उसमें आल्हा गाया जाता है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और आल्हा जो है इसके अंदर आल्हा उद्दल की वीरता का वर्णन है। राजस्थान के वीर हुए आल्हा और उद्दल, उनकी वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन हैं? तो सिंपल सा सभी बता ही देंगे ये तो। विकल्प है जगनिक, नरपति नाल है, चंद बरदाई या सारंगधर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी को पता ही है। आंसर क्या हो जाएगा? बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नालय हैं। और हमने सिंपल कोड भी बनाया था कि बिसल बजाने का कार्य कौन करते हैं? नर ही करते हैं। नारियाँ कभी बिसिल नहीं बजाती, सीटी नहीं मारती हैं। बिसल बजाने का कार्य नर करते हैं, यानी नरपति नालय याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदुए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? विकल्प है कीथ ने, गिरियर्सन ने, गारसा दैतासी ने या गिलक्राइस्ट ने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर सभी का आ ही गया होगा। इंदुए हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है? गारसा दैतासी हैं। आप सभी जानते ही हो कि ये तासी का ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? विकल्प है सूरदास, कुंभनदास, नंददास और रैदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा रैदास। रैदास जो हैं वो आपके अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि आते थे, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य भी आपको कोड से करवा रखे हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य भी करवा रखे हैं। फिर भी अगर किसी को संदेह है तो अष्टछाप से संबंधित वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कीजिए। अष्टछाप से संबंधित जो वीडियो है उसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा। सदा के लिए आपका संदेह दूर हो जाएगा कि कौन विट्ठलनाथ का और कौन जो है वो वल्लभाचार्य का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? विकल्प है रहीमदास, रसखान, नूर मोहम्मद या चीत स्वामी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, नूर मोहम्मद हो जाएगा। अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की रचना है, जिसकी एक प्रमुख पंक्ति है जो बहुत बार पूछी जाती है कि हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का हुआ जो बहुत हिंदी भाख्यो। ये पंक्ति नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ही ली गई है। नूर मोहम्मद जो है ये मुसलमान कवि थे और इन्होंने जो है अपनी एक रचना किसमें कर दी थी, हिंदी में की थी, जिसके कारण इन्हें उल्हाने देखने को मिले और उन्हीं उल्हानों के प्रति जवाब में उन्होंने अनुराग बांसुरी की रचना की और उसमें ये इस पंक्ति का उन्होंने लेखन किया कि हिंदू मग पर पाव न राख्यो, क्या हुआ जो बहुत हिंदी भाख्यो। तो ये किसकी है, नूर मोहम्मद की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नैने नचाए कहीं मुस्काई, लला फिर आयो खिलन होरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। दोस्तों इतनी बार पूछी जा चुकी हैं ये पंक्तियाँ और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। विकल्प है पद्माकर, मतीराम, घनानंद और देव। सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। बताइए दोस्तों किसकी है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की पंक्तियाँ हैं। विकल्प है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और जगदीश गुप्त। ये भी पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं बताएंगे तो आपके माइंड में आएगा मैम आंसर नहीं देना चाहती हैं या जो भी। तो चलो इसका पहले आप कमेंट करके मुझे आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या पथ बाधा ही पाते। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं और कौन सी रचना से ली गई हैं, ये भी आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि ये कौन से राइटर की पंक्तियाँ हैं और कौन सी रचना से ली गई हैं। बहुत बार ये पूछी जा चुकी है। आंसर क्या आ जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है, कौन सा, यशोधरा। यशोधरा के अंतर्गत जो है वो यशोधरा का वर्णन दिया गया है। और जब यशोधरा को छोड़कर इनके पति निकल जाते हैं, कौन थे आप अच्छे से जानते ही हो, तो वो सपन में सोती हुई छोड़कर निकल जाते हैं। तब ये पंक्तियाँ कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर अगले ही पल अपने आप को संभालती है और कहती है नहीं, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या पाते, पथ बाधा ही पाते, मैं उनके पद मार्ग की बाधा बन जाती। मेरे जो पतिदेव हैं वो ईश्वर की खोज में गए हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए हुए, मैं उसकी पथ बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। किसकी है, यशोधरा की। और यशोधरा कैसा एक खंड काव्य है और यशोधरा जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क दिए गए हैं। स्थापना है भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। तर्क है लोकहित भक्ति काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। नीचे दिए गए हैं आपको विकल्प और सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब जानते हो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए भी सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्थापना है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसका तर्क हमारे समक्ष दिया गया है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते हो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना का ही है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणिक है। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणित है। तर्क दिया गया, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा बी, ए सही, आर गलत। जो सभी कवि हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं थे, इसलिए आर गलत हुआ और ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क दिया गया, हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हो, ए हो जाएगा, ए भी गलत है और आर भी आपका गलत है। देखो आर कह रहा है कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, तो ये बात गलत है कि एक ही भावधारा उपलब्ध है, और ये भी गलत है कि हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं, ये भी गलत है, तो दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। आर दिया गया, स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए सही और आर गलत। देखिएगा दोस्तों, ए सही है कि नारी चेतना की जो अभिव्यक्ति है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसने कहा कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति, प्रमाण के साथ अभिव्यक्ति, नारी की जो चेतना है उसको भोगा किसने, नारी ने, तो नारी की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तर्क कहता है, स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं, तो ये बात गलत है, दोनों अलग नहीं एक ही हैं, इसलिए ए सही और आर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। विकल्प है सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। 3 विकल्प आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और जो चौथा विकल्प है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सभी जान ही गए होंगे आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु कब के हैं, 1882 के हैं। कंकाल कब का है, 1929 का है। शेखर एक जीवनी कब का है, 1940 का है। सूरज का सातवां घोड़ा कब का है, 1952 का है। आंसर हो जाएगा डी। है किस किस का ये सभी जानते ही हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक एक क्वेश्चन को बहुत अधिक डिटेल में बताने लगे तो ये सिंपल से हैं, इन सभी को आप अच्छे से जानते हैं कौन किसका है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसा देतासी, शिव सिंह सेंगर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, गारसा देतासी सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सभी आपको अच्छे से कोड से याद करवाए हुए हैं, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत शायद मुझे नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प है साकेत, कामायनी, लोकायतन या प्रिय प्रवास। जो सही क्रम है वो क्रम निर्धारित कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, प्रिय प्रवास पहले आ जाएगा। कब का है, 1914 का है। साकेत कब का है, 1931 का। कामायनी कब का है, 1935 का। लोकायतन कब का है, 1964 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प दिया गया है अलंकारिकता, इतिवर्त्यात्मकता, क्षणवाद और शोषण का विरोध। ये जो काव्य प्रवृत्तियां हैं इनका सही अनुक्रम आपको चुनना है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। समझ ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आंसर देना भी अनिवार्य है।
आंसर हो जाएगा हमारा सी। सबसे पहले अलंकारिकता आ जाएगा। आप जानते हो भारतेंदु युग की है। इतिवर्त्यात्मकता किसकी है? द्विवेदी युग की है। शोषण का विरोध किस में आया है? छायावाद में है। निराला जी की कुकुरमुक्ता वगैरह ये आप सभी देख ही रहे होंगे, है ना। और ये क्षणवाद की जो भावना है वो किसमें? नई कविता में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसादांत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। सभी जानते ही हो, जयशंकर प्रसाद आ जाएगा, स्कंदगुप्त आ जाएगा, उसके बाद धातुसेन और प्रसादांत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संगत है? विकल्प है हमारे समक्ष साहित्य लहरी पद्माकर की रचना है, लोकायतन निराला की रचना है, एक कंठ विस्पाई नागार्जुन की है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। जो सही विकल्प है उसका चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास की रचना। ये सही विकल्प है। बाकी देखोगे साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास जी की है। लोकायतन देखते हैं तो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। एक कंठ विस्पाई किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। तो ये सभी विकल्प तो आपके गलत हैं और ये जो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की यह विकल्प सही है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करवाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी आगे की जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें आगे के क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको इन क्वेश्चनों से कितना लाभ हो रहा है। अगर आपको लाभ है, आपको फ़ायदा है, यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ही इनको आगे बढ़ाएं, नहीं तो इनको यहीं रोक दिया जाए। दोस्तों मेरा मकसद है आप लोगों तक नवीन जानकारी पहुंचाना। जो जानकारी आपको है उसको याद दिलाना, उसका ये कहें रिवीजन करवाना, और जो जानकारी आपको नहीं है वो जानकारी आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखोगे तो मुझे बहुत अधिक लाभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए ही ये बनाई जाती हैं और बस सिर्फ उद्देश्य एक है कि आप लोग अपनी परीक्षा में रुके ना, आप डटे ना। आपको कोई ये ना कहे कि आपका रिजल्ट नहीं आया, और ये न कहने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है और आपको भी मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर रिजल्ट आता है। ये आप अच्छे से जानते हो। जो पेड क्लास पढ़े हैं वो तो अच्छे से जानते हैं मुझे कि मैं कितनी मेहनत करवाती हूँ और आपसे भी किस प्रकार से आउटपुट निकालती हूँ, ये आप सभी जानते ही होंगे। और जो पेड क्लास नहीं ले रहे हैं वो लोग इनको देख रहे हैं तो ये कहना चाहूँगी भाई कि बहुत अच्छा है कि आपका रिजल्ट हो जाए। आपने भी कहीं न कहीं से तैयारी तो अवश्य ही कर रखी होगी और रिजल्ट सभी का आए उसके लिए हमें कठिन मेहनत करने की भी आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।